नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग जनरल साइंस के बायोलॉजी का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका ये यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिसमें कि आपका पेपर 2 में जनरल स्टडी जो पोर्शन है, तो उसमें से आपके जनरल साइंस में से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को सेपरेटली आपको स्टडी करना है। और आपको इसमें जो है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये स्टडी करना है, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो यही चीज़ को फोकस करते हुए हम लोग जो है ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए, इसके पहले हमने जो है जनरल स्टडी का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, हमने हिंदी का भी जैसे पेपर 1 में पूछा जाएगा, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो उसका हमने लगभग आधा सिलेबस खत्म कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और आपका जैसे एग्जाम का शेड्यूल रखा गया 1 नवंबर को, तो आप लोग मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका टाइम पे ही होगा, क्योंकि अभी देखिए बीईओ का जो है एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर जैसे जारी की गई थी 16 अगस्त की उसकी, तो उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गई है। तो आप लोग मान के चलिए कि इसका भी जो है एग्ज़ाम आपका तय समय पे ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं और उसके किस बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका कॉलम में दिया रहेगा, एक आपका इधर ब्रांचेस रहेगा और इधर हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और सारे एडिशनल फैक्ट्स होंगे, तो वो भी हम लोग साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रो शब्द का मतलब है कि सूक्ष्म जीव हो गया, और बायोलॉजी का मतलब कि जिसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जो है हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनका स्टडी को बोलते हैं हम लोग माइक्रो बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर है लुइस पैस्चर, तो इनको जो है जनक बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का इनको फादर बोला जाता है। तो इनसे रिलेटेड देखिए और भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्होंने 4 और थ्योरी डेवलप किए थे। तो जिसमें कि आपका पहला है कि इन्होंने जो है हाइड्रोफोबिया जो रवाइज होती है, जो कि आपकी डॉग बाइट के चलते होती है, ये भी एक जैसे वायरल डिजीज है। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, थ्योरी ऑफ पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन ये एक टेक्निक है कि जिसमें हम लोग मिल्क में से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उनको उनको एक जैसे कील की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो मिल्क होती है, तो उनको 70 डिग्री सेल्सियस तक पहले उनको बॉयल किया जाता है, और उसको जो है तुरंत ठंडा कर ली जाती है, यानी कि कूल कर दी जाती है उनको, और उसको फिर प्रिजर्व कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, तो फिर वो जो है कील हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला जो थ्योरी इन्होंने दिया था वो है थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन का। तो फर्मेंटेशन ये एक प्रोसेस है कि इससे जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक फंगी का यूज़ किया था, जिसका नाम है ईस्ट है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस के चलते ही अल्कोहल का है कि जो जैसे कि फॉर्मेशन की जाती है, लेकिन इनका कन्वर्जन की जाती है। फिर अगला देखिए थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहने का मतलब है कि जैसे लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है, तो वो एक लाइफ से ही हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ है तो वो एक कोई निर्जीव चीज से ओरिजिनेशन उसका हुआ है। तो ये चीज इन्होंने दिया हुआ था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। तो ये जो मेन 4 थ्योरी है लुइस पैस्चर के जो इनके द्वारा जो दी गई है, तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा देखिए और भी जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। फिर अगला देखिए जर्म प्लाज्म थ्योरी है, तो ये अगस्टस विस्मैन के द्वारा दिया गया था। फिर अगला देखिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये जो है लमार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी है रिलेटेड उनसे, तो ये सब सारा चीज़ आप लोग अच्छे से नोट करते चलना। फिर नेक्स्ट देखिए जो टर्म है जेनेटिक्स का है। तो जेनेटिक्स के अंदर में हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, यानी कि जो है किस तरीके से इवोल्यूशन के अंदर में जैसे वेरिएशन हुई है, और जैसे हेरिडिटी मतलब क्या है कि जैसे कौन सा कैरेक्टर हम लोग इनहेरिट करके आते हैं अपने पूर्वजों से हम लोग, तो उसमें किस तरीके से जो है वेरिएशन होती है, तो ये हम लोग जेनेटिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो जेनेटिक्स के फादर है वो ग्रेगर जे मेंडल है। इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। तो इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर में, पी मतलब मटर होता है, जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइबम। तो ये आप एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है गार्डन प्लांट के ऊपर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, और इनसे इन्होंने ये डिराइव किया हुआ था कि जैसे कि अगर कोई हेरिडेशन हो रही है, तो वो किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होती है। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट में एक टॉल प्लांट लिया था पी का, और एक स्मॉल प्लांट लिया हुआ था।
तो देखे कि जैसे जब उनका आगे जब उनका ग्रोथ हुआ तो देखे कि जो टॉल प्लांट था तो वो डोमिनेट कर गया और बाकी जो शॉर्ट वाला जो प्लांट था तो वो कहीं कहीं पे ही रहा। तो इससे ये पता लगाया इन्होंने कि जो है जो हेरिडिटी यहाँ पे हो रही है तो वो जो डोमिनेंट क्लास होता है तो उसी का ज़्यादा इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने किया था गार्डन पी के ऊपर में। तो आप लोग ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार कि जैसे जो ग्रेगर जो मेंडल है तो इन्होंने इन्होंने जो है कौन से जो प्लांट है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो पी आपका हो जाएगा जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम है। फिर अगला देखिए जैसे कि जो हेरिडिटी है तो इसका एक बेसिक यूनिट होता है जिसको कि हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे इसके बारे में, जब हम लोग डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे आगे चल के। फिर देखिए अगला जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर में हम लोग जो भी गार्डन प्लांट्स होते हैं यानी कि प्लांट में जो भी गार्डन में प्लांट उगाते हैं तो उनके बारे में स्टडी की जाती है। फिर अगला देखिए सिल्वी कल्चर है, तो सिल्वी कल्चर के अंदर में हम लोग फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे फॉरेस्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं तो उसके वेरिएशंस भी होते हैं। तो इस टाइप मतलब कि जो फॉरेस्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं तो वो आपका सिल्वी कल्चर हो जाएगा। फिर अगला देखिए सीरी कल्चर आपका है, तो इसमें ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे SI RI आपका है, दोनों में थोड़ा सा ही वेरिएशन डिफरेंस है स्पेलिंग का। तो सीरी कल्चर के अंदर में हम लोग सिल्क के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए जो सिल्क जो होता है तो ये बेसिकली प्रीडोमिनेंटली एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो देखिए जो सिल्क का जो ओरिजिनेशन है तो ये चाइना से हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है बहुत बार। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेचुरल सिल्क का और आर्टिफिशियल सिल्क का। तो आर्टिफिशियल सिल्क यदि बात करें तो वो आपका रेयन हो गया, और जो नेचुरल सिल्क है तो वो है सिल्क मोथ, जो कि ये बोम्बिया मोरी से जो ऑब्टेन की जाती है, ये सिल्क ऑब्टेन की जाती है बेसिकली, जो कि नेचुरल सिल्क है। तो ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाता है। रेयन आपका हो गया आर्टिफिशियल सिल्क, और सिल्क मोथ हो गया कि जो कि बॉम्बिया मोरी से ली जाती है, सिल्क ऑब्टेन की जाती है, तो ये नेचुरल सिल्क का एग्जांपल हो गया। अब वहीं पे देखिए इससे रिलेटेड जैसे कि ऊल है, तो ऊल जो है ये भी एक प्रोटीन आपका है। तो प्रोटीन है जिसमें कि अंदर में अल्फा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर अगला देखिए कॉटन है, तो कॉटन एक सेल्यूलोज है जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट रहती है। फिर उसके बाद देखिए जो एक्राइलिक है, तो ऊल का ये आर्टिफिशियल ऊल का ये फॉर्म है, तो ये आप लोग याद रखना है इसको भी। इसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को रेयन और एक्राइलिक के अंदर में। तो रेयन जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क का एग्जाम्पल है, और वहीं जो एक्राइलिक है तो ये आर्टिफिशियल ऊल का एग्जाम्पल है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। फिर नेक्स्ट देखिए पैलियो बोटनी या फिर पैलियो बायोलॉजी, तो इसमें जो है हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होते हैं जो कि बहुत एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के बाद जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो वो जो जो भी चीज़ ऐसे होता है तो उनके बारे में स्टडी को बोलते हैं हम लोग पैलियो बोटनी। अब इसमें देखिए आप याद कर सकते हैं इसको, इसमें आपका पैलियो दिया मतलब कि पहले का, तो पहले का क्या होता है, फॉसिल्स ही होते हैं जो बहुत ही एक लंबे समय के बाद जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो आप लोग इस थोड़ा सा आप लोग लिंक करके स्टोरी बना के आप याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए एंथोलॉजी या फिर पेलिमोलॉजी है, तो इसके अंदर में हम लोग फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। अब देखिए जो एंथो आपका है तो इसमें देखिए एंथर और स्टिग्मा ये सब फ्लावर के पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा सा लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। एंथोलॉजी मतलब होता है कि फ्लावर्स के बारे में स्टडी करना, तो जितने भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लावर जो होते हैं तो उन सभी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। अब देखिए जैसे फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछाता है कि जैसे दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर और लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, तो यदि हम स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो वो आपका है उल्फिया है। तो उल्फिया जो है तो ये एक रूटलेस प्लांट होता है। रूटलेस मतलब कि इसके अंदर में जड़ नहीं होती है, और ये एक हाइड्रोफाइट होता है, यानी कि ये जलीय पौधा है, जिसकी आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो हाथ में एक उंगली में मतलब कि बहुत सारे ये जो है इसके फ्लावर है ये। तो ये उल्फिया जो कि स्मॉलेस्ट फ्लावर है पूरी दुनिया का। और वहीं हम लार्जेस्ट फ्लावर की बात करते हैं तो वो है रफलेसिया। तो इसका देखिए जो स्मेल होता है तो वो बहुत ही बेकार होती है। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, लार्जेस्ट फ्लावर का रफलेसिया हो गया और स्मॉलेस्ट फ्लावर का आपका उल्फिया हो गया। फिर अगला देखिए फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोलॉजी का मतलब है कि इसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे कोई ड्रग्स है तो उसका एक्शन, उसका इफेक्ट या फिर उसका यूजेस किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है और उसका एक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर में। फिर अगला देखिए फार्माकोग्नोसी है, तो फार्माकोग्नोसी के अंदर में हम लोग जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं।
फिर नेक्स्ट देखिए इचियोलॉजी है। तो इचियोलॉजी के अंदर में हम लोग फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो देखिए जो फिशेस यानी कि जो मछली जो पालते हैं तो उसको उस टर्म को बोलते हैं हम लोग पिसीकल्चर बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए इसको याद करना भी आसान है। इसी लोजी आपका दिया हुआ है इसमें। तो आप मछली जैसे बोलते हैं ना कि फिसल जाता है तो बोलते हैं ना कि इच फिसल गया। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए पोमोलॉजी है। तो पोमोलॉजी जो है ये हम लोग फ्रूट्स का जो स्टडी होता है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो फिर स्टडी ऑफ फ्रूट्स आपका हो जाएगा पोमोलॉजी। अब देखिए जैसे फ्रूट जो होते हैं तो फ्रूट कुछ फॉल्स फ्रूट भी होता है, कुछ जैसे ट्रू फ्रूट होता है। तो देखिए फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल होता है आपका एप्पल, पियर और मलबरी आपका हो गया। तो फॉल्स फ्रूट हम लोग ऐसे फ्रूट को बोलते हैं हम लोग कि जिनके अंदर में राइपेंड ओवरी जो है वो एब्सेंट होती है। तो जिनके अंदर में ओवरी प्रेजेंट होती है तो उन्हीं को ही फ्रूट बोला जाता है। भले आप लोग ये सारे फ्रूट खाते होंगे फल के नाम पे, एप्पल, पियर और मलबरी हो गया, लेकिन ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है क्योंकि इनके अंदर में राइपेंड ओवरी जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये आप लोग फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल जो है आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। एप्पल, पियर और मलबरी आपका हो गया 3 एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट देखिए हाइड्रोपोनिक्स है। तो इसके अंदर में हम लोग जैसे जो सॉइलेस कल्चर जो होती है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये देखिए एक टेक्निक है जिसमें कि हम लोग प्लांट्स को जो है बिना सॉइल के उगाते हैं। तो इसके अंदर में क्या होता है, जैसे आप सॉइल की ज़रूरत पड़ती है जो प्लांट होते हैं तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और न्यूट्रिएंट्स देना। तो यदि जो है हम इसको आर्टिफिशियली भी दे सके, यानी कि इनको सपोर्ट बाहर से जैसे प्रदान किया जाएगा और इनके अंदर में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनको हम अलग से प्रोवाइड करेंगे तो ये मिट्टी का ही काम कर देंगे। तो इस तरीके के जो टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि हम लोग सॉइल के मतलब बिना सॉइल के बारे में जो स्टडी करते हैं, प्लांट उगाते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। यानी कि जो प्लांट रहेंगे डायरेक्टली उनको वाटर में रखते हैं इसके अंदर में और इनको बाहर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और जो भी सॉइल के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो मिलती है तो वो हम लोग इस पानी के अंदर में जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देते हैं। तो ये भी जो है प्लांट ग्रो कर जाते हैं इसमें। तो इस तरह के जो टेक्निक्स होते हैं उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें आपका हाइड्रो वर्ड आपका आ रहा है तो वाटर आप लोग इसी तरीके से आप लोग इसमें समझ सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला देखिए ओलेरी कल्चर है। तो ओलेरी कल्चर में हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग ओलेरी कल्चर। अब इसको देखिए याद करना भी बहुत ही आसान है क्योंकि देखिए जो सब्जी वाले जो बेचते हैं तो वो बोलते हैं ना को ओ ले लो, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं को ओलेरी कल्चर। बस ये फनी सा ट्रिक है आपको याद करने के लिए सिर्फ है। फिर अगला देखिए ओनकोलॉजी है। तो ओनकोलॉजी के अंदर में हम लोग कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं। फिर अगला देखिए ओनकोजीन है। तो ओनकोजीन में इसमें देखिए जो जीन जो काउज करते हैं कैंसर को तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है ओनकोलॉजी में और ओनकोजीन में। तो ओनकोजीन आपका जीन दिया ही हुआ है कि मतलब जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कैंसर को कॉज करती है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं ओनकोलॉजी में। और सॉरी ओनकोजीन में, और ओनकोलॉजी में हम लोग कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए कैरिनोजीन है। तो कैरिनोजीन के अंदर में हम लोग जो केमिकल कैंसर को कॉज करते हैं तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर अगला देखिए आपका इसमें ओफियोलॉजी या फिर सरपेंटोलॉजी है। तो ओफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी जो है तो इसमें हम लोग स्नैक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो स्नैक्स होते हैं तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग सरपेंटोलॉजी ओफियोलॉजी। तो इसमें देखिए आपका सरपेंट आ रहा है तो सर्प मतलब सर्प बोलते हैं हम लोग, सांप को ही बोलते हैं। तो आपका इसमें पहले ही दिया हुआ है तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। अब ओफियो आपका दिया हुआ तो देखिए जो फन होता है मतलब कि जो जो कोबरा होता है तब देखते हैं कि उसका फन होता है। तो ओफियो आप लोग वहीं से लिंक करके इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टडी ऑफ स्नेक्स के बारे में। फिर नेक्स्ट देखिए हर्पेटोलॉजी है। तो हर्पेटोलॉजी के अंदर में हम लोग जो भी रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोलॉजी है। तो ऑर्निथोलॉजी के अंदर में हम लोग डिफरेंट जो डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं तो उनके स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए जो बर्ड्स होते हैं तो कुछ बर्ड्स होते हैं कि वो फ्लाई तो करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं कि वो फ्लाई नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। तो ये देखिए ये सारे फ्लाइटलेस बर्ड है, ये बर्ड कैटेगरी के अंदर में आते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपका जैसे कीवी हो गया। तो कीवी जैसे आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं सबसे अधिक। उसके बाद देखिए फिर अगला है पेंगुइन है। तो पेंगुइन जो है तो ये अंटार्कटिक रीजन में ये पाए जाते हैं मैक्सिमम। फिर अगला देखिए रेऊ है। तो रेऊ आप फिगर में आप देख सकते हैं ये, तो ये साउथ अमेरिका में आपको ये अधिकतर वहाँ पे मिलते हैं। उसी तरीके से देखिए एमू है। तो एमू आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
उसी तरीके से देखिए जो ऑस्ट्रिच है, तो ये अफ्रीका के जो कालाहारी डेजर्ट है तो वहाँ पे ये अधिकतर पाए जाते हैं। तो फिगर में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो है इन जितने भी आपके दिया हुआ यहाँ पे फ्लाइटलेस जो बर्ड है, तो इसका एग्जाम्पल पूछा आता है आपसे एग्जाम में, तो आप लोग इन सारे का याद रखना। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में बताया था, तो उसमें से देखिए जो ऑस्ट्रिच है, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड का कैटेगरी के अंदर में आता है। यानी कि ये जो इसकी जो ऊंचाई होती है तो वो बहुत ही बड़ा होता है ये। तो इस कैटेगरी में आपका फ्लाइटलेस बर्ड कैटेगरी में ये सबसे जो है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, तो ये आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए यदि हम स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें तो वो है हमिंग बर्ड है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। अब देखिए एक बर्ड है, आप लोग इसको भी याद रखना, वांडरिंग एल्बाट्रॉस। तो ये जो है लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, तो यानी कि एक बार जब ये उड़ता है तो बहुत ही लंबा दूरी ये तय करके आता है, बहुत ही ऊंचाई तक ये जाता है। तो जो वांडरिंग एल्बाट्रॉस है तो ये न्यूजीलैंड में ये पाया जाती है। फिर देखिए अगला है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में हम लोग जो भी ह्यूमंस के जो उसके एवोल्यूशंस होते हैं या फिर जो फीचर्स होते हैं ह्यूमंस के, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। तो एंथ्रोपो का मतलब ही होता है कि मैन काइंड, तो मैन काइंड आप लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर में हम लोग डिफरेंट जो ग्रासेस होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें देखिए आपको एग्रोस्टोलॉजी आपका दिया हुआ है, तो एग्रोस का मतलब ग्रास हो गया, तो ग्रास मतलब कि घास होता है, तो आप लोग यहीं से इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। फिर अगला देखिए इंटोमोलॉजी है। तो इंटोमोलॉजी के अंदर में हम लोग जो भी इंसेक्ट्स होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड आपका इंटोमो है, तो इंटोम ये आपका रूट वर्ड है, इसमें अंदर में आता है जिसका मतलब होता है कटिंग। तो यानी कि जो भी जैसे इंसेक्ट होते हैं तो वो काटते ही है, तो वहीं से ये लिया गया। तो इंटोमोलॉजी का मतलब हो गया इंसेक्ट इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना हो गया। फिर अगला देखिए डिसजेनिक्स है। तो डिसजेनिक्स के अंदर में हम लोग जो है कुछ ऐसे अनवांटेड कैरेक्टर जो गिवन रेस किसी भी जैसे कि कोई भी एक प्रजाति होती है, तो उसके अंदर में कोई एक अनवांटेड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो उसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसजेनिक्स बोलते हैं हम लोग। तो डिस का मतलब ही आपकी निगेटिव मीनिंग देता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से भी थोड़ा सा आपको करके याद कर सकते हैं इसको। फिर अगला देखिए आप फाइकोलॉजी है या फिर एल्गोलॉजी है। तो एल्गोलॉजी रहेगा आपका, तो आप लोग एल्गी के जैसे स्टडी हम लोग करते हैं इसके बारे में, तो ये आप लोग आराम से याद कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर फाइकोलॉजी दिया रहा तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी हम लोग इसमें जो है एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं, और वहीं देखिए फंगी के बारे में बात करते हैं तो ये माइकोलॉजी होता है उसका। तो माइकोलॉजी के अंदर में हम लोग फंगी का स्टडी करते हैं, और फाइकोलॉजी के अंदर में हम लोग एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग अच्छे से याद रखना है इसको। अब आइए यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए आपको मैच करने के लिए दिया गया था लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो इसमें स्टडी के बारे में आपका था जैसे वेरियस स्टडी, जैसे बर्ड्स का आपका दिया हुआ है इसमें। तो बर्ड्स का आप जानते हैं कि हम लोग इसका जैसे ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो इसका देखिए एक आपका हो जाएगा 3 के साथ हो जाएगा। तो ए देखिए 3 जो है केवल ऑप्शन बी में ही आपका दिया हुआ है, तो आप लोग केवल इसी के थ्रू मार्क कर सकते हैं आंसर को, बाकी आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें, जैसे आपका इसमें फॉसिल्स का दिया हुआ था ऑप्शन डी में। तो फॉसिल्स का देखिए हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे पैलियो बायोलॉजी आपका है, तो पैलियो बायोलॉजी का जिसमें स्टडी करते हैं हम लोग फॉसिल्स के बारे में, तो डी का आपका 1 हो जाएगा। तो डी भी देखिए 1 जो है ऑप्शन बी में ही आपका दिया हुआ है। और उसी तरीके से और देखिए जैसे बी में आपका इनहेरिटेंस दिया हुआ है। तो इनहेरिटेंस जो है तो ये जैसे जेनेटिक्स का ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आप लोग बी का क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको मिलेगा ये। उसी तरीके से जैसे आपका इसमें इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड आपका है, ये इकोलॉजी से रिलेटेड आपका हो जाएगा इसका। तो सी का क्या हो जाएगा 2, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसमें। तो हालांकि यहाँ पे आप लोग केवल एक ही एक का जैसे फोर्स मिल रहा था, तो ये जो आपका केवल दिया हुआ है इसमें केवल एक, यानी कि जो इसमें आपका दिया हुआ है बर्ड्स का आपका ये दिया हुआ है किसका 3 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए का 3 केवल बी में ही दिया हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग केवल एक को भी देख के मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, यदि केवल एक ही ऑप्शन वो दिया रहेगा तो। हालांकि आप लोग पूरा जानिए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, डिफरेंट और भी जो ब्रांचेस है बायोलॉजी से रिलेटेड और उसके बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया आपका स्पर्मोलॉजी आपका दिया हुआ है, तो इसके अंदर में हम लोग सीड्स के बारे में स्टडी करते हैं।
तो देखिए इस सीड जो होते हैं तो वो आप जानते हैं कि जो बीज होता है तो उसको हम लोग जैसे स्पर्म से ही बीज बनता है, तो आप लोग इस तरीके से भी ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं इसको। स्पर्मोलॉजी का मतलब है कि सीड्स के बारे में स्टडी करना। फिर अगला देखिए पेडोलॉजी है। तो पेडोलॉजी के अंदर में हम लोग सॉइल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और वो भी जब वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहीं पे जो रहते हैं तो उसके बारे में स्टडी को बोलते हैं हम लोग सॉइल के स्टडी को पेडोलॉजी। फिर अगला देखिए हिस्टोलॉजी है। तो हिस्टोलॉजी के अंदर में हम लोग जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। फिर अगला देखिए मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर में हम लोग जो है इसके अंदर में जो किसी भी चीज़ का जो उसके जो भी शेप होते हैं, तो शेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी चीज़ का हो सकता है, भले आपका जैसे वर्ड्स ही हो गया यानी कि जो शब्द होते हैं उसके, या फिर प्लांट्स ही हो गया, तो उसका शेप कैसा है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। जैसे कि आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी हमने दे दिया तो इसीलिए उसका शेप और जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन केवल मॉर्फोलॉजी है तो ये प्लांट से रिलेटेड नहीं है, तो ये किसी भी चीज़ से आपका ये हो सकता है, बस उसका क्या इसमें अंदर हम लोग शेप के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर अगला देखिए एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी के अंदर में हम लोग जो भी बॉडीली स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी चीज़ का हो गया, जैसे ह्यूमंस का ही हो गया या फिर एनिमल्स का ही हो गया, तो उनके जो बॉडीली स्ट्रक्चर जो होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर जो रहते हैं, तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। फिर अगला देखिए हाइड्रोफाइट है, तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ये पहले भी कि जैसे जो प्लांट जो होते हैं जो केवल वाटर में ही ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट बोलते हैं। फिर अगला देखिए ओरोलॉजी है। तो ओरोलॉजी के अंदर में हम लोग माउंटेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर अगला देखिए लेफिडेट्रियोलॉजी। तो इसके अंदर में हम लोग बटरफ्लाई के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए नियोंटोलॉजी है। तो नियोंटोलॉजी के अंदर में हम लोग कि जो ऐसे प्लांट के बारे में या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि जो कि करेंट एरा में वो लिव कर रहे हैं, मतलब करेंट एरा में जो वे जीवित है और यहाँ पे जैसे एग्जिस्टेंस है उसकी। तो ये आप यहाँ पे जैसे याद भी कर सकते हैं बिल्कुल इजली। इसमें नियोंटोलॉजी आपका दिया हुआ है। नियोन का मतलब कि न्यू, मतलब नया हो गया आपका, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको वहाँ से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए पोलिनोलॉजी है। तो इसमें देखिए शब्द आपका आ रहा है पोलन ग्रेन से। द पोलन ग्रेन समथिंग रिलेटेड आपका प्लांट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट के जो पोलन होते हैं उसके बारे में। तो अब देखिए जैसे प्लांट पोलन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स क्या होता है, तो ये हम लोग जब फ्लावर के बारे में जो स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो वहाँ पे इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो पोलिनोलॉजी का मतलब हो गया कि प्लांट के जो पोलन है तो उसके बारे में स्टडी करना हो गया। फिर अगला देखिए जेरोफाइटिक है। तो जेरोफाइटिक के अंदर में हम लोग ऐसे स्पेसीज ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो कि ऐसे एरिया में एडॉप्शन, मतलब कि वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे सरवाइव करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट कि जहाँ पे बहुत ही कम लिक्विड होती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पानी जहाँ पे अवेलेबल होती है, जैसे कि डेजर्ट हो गया या फिर जो आइस या स्नो कवर्ड एरिया रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वहाँ पे, तो उसका एग्जाम्पल आपका जैसे कैक्टस का हो गया, पाइन एप्पल का हो गया। तो ये सारे जो मतलब कि जो ये आइस कवर्ड जो ही मतलब कि ये प्लांट्स आपके होते हैं, तो इनको बोलाता है जेरोफाइटिक प्लांट बोली जाती है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद रखना है इन सभी को। अब अब यहाँ पे देखिए आपके डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जो भी बायोलॉजी हैं और उसके जनक कौन है, यानी कि फादर उसके कौन है। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा आता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉलम वाइज करते हुए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और उसके फादर कौन है। तो सबसे पहले देखिए बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के जो फादर है वो है एरिस्टोटल, तो इन्हीं को बोलाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर नेक्स्ट देखिए बॉटनी है। तो बॉटनी देखिए इसके फादर है थियोफ्रास्टस है। फिर अगला देखिए पैलियोंटोलॉजी है। तो पैलियोंटोलॉजी जो है तो इसके फादर है लियोनार्डो डिविंसी है। फिर अगला देखिए साइटोलॉजी है। तो साइटोलॉजी में हम लोग सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, तो इसके फादर है रॉबर्ट हुक है। फिर अगला देखिए जूलॉजी है। जूलॉजी के अंदर में हम लोग जो जू एनिमल मतलब कि जो रहते हैं यानी एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो वो है आपका जूलॉजी। तो इसके फादर है एरिस्टोटल है। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको, बायोलॉजी का भी और जूलॉजी का भी, ये दोनों इसके सेम ही है। फिर अगला देखिए टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी के अंदर में हम लोग जैसे वर्गीकरण के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, यानी कि जो कौन कौन से प्लांट या ऑर्गेनिजम्स का जो उनका अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया है, वेरिएशन जो की गई है उनकी, तो टैक्सोनॉमी इसी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके फादर है कार्ल लिनाओइस है। फिर अगला देखिए मेडिसिन का जो फादर है तो वह है हिपोक्रेट्स है। फिर नेक्स्ट देखिए बैक्टीरियोलॉजी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो इसके फादर है लुइस पैस्चर है। अब आइए हम लोग इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड।
तो फ्रूट का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये देखिए आपका पोमोलॉजी हो जाएगा। द राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और वहीं देखिए स्पर्मोलॉजी है तो इसमें हम लोग सीड्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंथोलॉजी है तो इसमें हम लोग फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी है तो इसमें हम लोग सॉइल्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो आप लोग सारा चीज़ यहाँ पे अब ध्यान देते चलना, और क्योंकि ये सारा चीज़ आपने ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। फिर अगला देखिए कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो रहते हैं तो उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका देखिए आपका ऑप्शन सी एनाटॉमी आपका हो जाएगा। तो एनाटॉमी के अंदर में हम लोग जो है इसके अंदर में किसी भी चीज़ का जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो चाहे प्लांट का, एनिमल्स का हो गया, ह्यूमंस का हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में हो गया, तो वो आपका एनाटॉमी हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो आपका मॉर्फोलॉजी है तो इसके अंदर में हम लोग शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, वो चाहे प्लांट का ही हो गया या फिर वर्ड्स का हो गया, किसी भी चीज़ का आपका हो जाएगा इसके अंदर में। टेक्सोनॉमी के अंदर में हम लोग वर्गीकरण के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन किया गया है बहुत सारी चीज़ों का। और वहीं हिस्टोलॉजी में हम लोग जो है टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए कि जेनेटिक्स डील्स विथ दी। तो जेनेटिक्स जो है ये किसके साथ डील करती है? तो इसके अंदर में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, तो ये डील इसी के साथ करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ये। अब देखिए जेनेटिक्स के फादर भले ही मेंडल्स को हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे अलग टाइप से इसमें पूछा गया हुआ है आपसे। फिर नेक्स्ट देखिए द हाइड्रोफाइट इज एन। तो हाइड्रोफाइट देखिए ये मैरिन मैरिन प्लांट होते हैं ये। तो जो भी प्लांट एक्वस प्लांट मतलब कि जो वाटर में ही केवल उगाए जा सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्वस प्लांट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जेरोफाइटिक। तो जेरोफाइटिक देखिए ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं कि जो ऐसे एडवर्स कंडीशन में ग्रो करते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इसमें देखिए जो एग्जांपल आपका दिया हुआ है बिटर गोड का, बिटर गोड मतलब करेला हम लोग बोलते हैं, तो यही इसका भी एग्जांपल आपका है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए हाइड्रोपोनिक्स इज एसोसिएटेड विद। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है तो इसके अंदर में हम लोग ऐसे प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं कि जो कि बिना सॉइल के उगाए जाते हैं। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्लांट ग्रोथ विदाउट सॉइल। फिर नेक्स्ट देखिए कि अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस बोन्स आर स्टडीड। तो देखिए जो बोन्स के जो होते हैं इनके बारे में जो भी स्टडी करते हैं हम लोग, तो उस टर्म को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर द पैलियोंटोलॉजी। तो देखिए पैलियोंटोलॉजी के अंदर में हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। तो फिशेस के बारे में स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका देखिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एक क्योथोलॉजी हो जाएगा। हालांकि आपने एक पहले भी पढ़ा था आपने इचियोलॉजी, तो वो भी आपका फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, और यूकिथोलॉजी मतलब इसके भी जैसे फिजिक्स के बारे में ही स्टडी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट मतलब कि जो टर्म्स रिलेटेड आपके थे, जो भी ब्रांचेस है बायोलॉजी से और जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो वो हमने फिनिश कर लिया है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग जो है कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं। इसके अलावा और भी होंगे तो हम लोग आगे के जो भी पोर्शन आपका है तो उन सभी में हम लोग कवर करते चलेंगे। तो इसी तरीके से जनरल साइंस में आपका देखिए जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो वो आपका हम जो है पूरी तरीके से फिनिश आपका करा देंगे, और वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रिसेंटली मतलब कि जो जो इसमें फिलहाल पूछे जाते हैं, या फिर और भी जो इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका हम कराते चलेंगे। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपको पूरा कंप्लीट हिंदी और जो पेपर 1 का आपका है नॉन टेक्निकल का, और साथ में जो पेपर 2 में आपका जैसे कि जनरल स्टडी पोर्शन है, तो आपका हम कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।